हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद प्रिया। आज हम लोग केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो हम पूरा कर चुके हैं। वो कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ उसकी। उसमें जो एनसीईआरटी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैं वन बाय वन उसकी वीडियो बनाऊंगी बेटा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट जैसे ही मुझे टाइम होगा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो आज का जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बेटा वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। थ्रू आउट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आता है तो आप वहाँ से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी वो मिक्स लैंग्वेज में करूँगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मैं हिंदी यूज़ करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है थोड़ा थ्रू आउट इंग्लिश समझने में वो भी आसानी से समझ सके। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रे, एनोड रे, जो स्टार्टिंग के दो टॉपिक हैं बेटा वो हम अभी नहीं ले रहे हैं। वो सिंपल से टॉपिक है। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम आज लेके चल रहे हैं बेटा वो है आपका मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है। जो डिफरेंट मॉडल्स आए थे एटम के वो हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी आज जो हम ले रहे हैं दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। Rutherford model of atom, which is also known as nuclear model, ठीक है। क्यों कहते हैं इसे न्यूक्लियर मॉडल बेटा? क्योंकि इससे हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का तो उसके बाद आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। दैट्स व्हाई दिस मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि रदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अपने जो ये मॉडल उन्होंने दिया उसके लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रदरफोर्ड है उन्होंने 1911 में बेटा 1911 में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया उन्होंने? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा? एक आपका क्या लिया? थिन फॉइल ऑफ मेटल लिया, ठीक है। थिन फॉइल ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, उन्होंने थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने लिया वो क्या लिया आपका? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। उसके साथ साथ उन्होंने क्या लिया? उसके साथ साथ उन्होंने रेडियम लिया, ठीक है। रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये जो रेडियम है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो क्या रिलीज करता है? हमारा अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। इस अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने किस पे बम्बार्ड कराया? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, ठीक है। अब जो ये रेडियम है इसकी जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं वो क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। तो इस रेडियम को कवर करने के लिए उन्होंने क्या लिया? एक लेड का ब्लॉक लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? लेड ब्लॉक। इस लेड ब्लॉक के अंदर उन्होंने क्या रखा? रेडियम, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या है? ये जो हमारा है, ठीक है, दिस इज रेडियम जो क्या रिलीज करेगी? हमारे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया? एक स्लिट, ठीक है। उस स्लिट का काम क्या था? अब देखो बेटा, जैसे आपके हाउस में या आपके आसपास आपके कमरे में अगर कोई लाइट अगर ऑन है, ठीक है, वेदर ट्यूब लाइट या बल्ब या कुछ भी, ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो पूरा आपका रूम होता है उसमें लाइट होती है, ठीक है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही लाइट होती है, क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो ऑल डायरेक्शन में आपकी क्या होती है? स्प्रेड होती है। तो वैसे ही जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा उसकी जो रेडियो एक्टिव रेज होंगी वो भी चारों तरफ फैलेंगी, ठीक है, जिससे वो क्या होगा? हार्मफुल होगा। तो वो चीज कवर करने के लिए पहले तो उन्होंने क्या किया? लेड का ब्लॉक लिया ताकि वो हर जगह ना फैले। दूसरी चीज, जो अल्फा रेज से निकलेंगी वो अल्फा रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया? यहाँ पे ये स्लिट यूज किया, ठीक है। इस स्लिट से क्या होगा? जो ये एरिया कवर है यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स नहीं जाएंगी, ठीक है,
है, वो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज जो होंगी वो जो गैप प्रेजेंट है उससे जाएंगी। क्लियर? ठीक है। फिर उन्होंने यहां पे क्या लिया आपका थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, दिस इज थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो थिन फॉइल ऑफ गोल्ड था इसके अराउंड एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ठीक है, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाने का रीजन था बेटा वो क्या था कि जब अल्फा रेज यहाँ आएंगी, अब अल्फा रेज तो हमें दिखेंगी नहीं ना बेटा, तो अल्फा रेज जब आएंगी और वो इससे टकराएंगी तो हमें पहली बात तो पता चलेगा कि अल्फा रेज आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पे टकराएंगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक लाइटनिंग क्रिएट होगी, एक स्पार्क क्रिएट होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अल्फा रेज जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोलाइड हुई है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने 1911 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया विद अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे लेड ब्लॉक क्यों लिया, ताकि जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो हर जगह ना फैले। स्लिट क्यों लिया, ताकि आपकी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली किस तक पहुंच सके, गोल्ड फॉइल तक पहुंच सके। और जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे क्यों ली, जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे ली ताकि अल्फा रेज को डिटेक्ट किया जा सके। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने देखे, ठीक है, ये चीज तो इनका क्या था, एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने ये चीजें की। अब जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे, ऑब्जर्वेशन क्या था, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, या अल्फा रेज जो भी कहो आप, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स go straight without undergoing any deflection. यानी ज्यादातर जो स्पार्किंग लाइट हमें दिखी बेटा वो कौन से एरिया में दिखी, जो स्लिट वाला एरिया है उसके जस्ट सामने जो आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन का एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पे हमें ज्यादातर क्या मिली, अल्फा रेज मिली। ठीक है, जो ये जो स्लिट के सामने जो एरिया पड़ेगा ये वाला, यहाँ पे हमें ज्यादातर क्या मिली, जिंक आपकी अल्फा रेज मिली। इसका मतलब क्या था कि अल्फा रेज आपका क्या आई, रेडियम से आई, स्लिट से पास हुई, गोल्ड फॉइल से पास हुई और सीधे किस पे टकरा गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, दैट few alpha particles undergoes deflection by a small angle. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस तो क्या हो रही थी बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस आपकी सीधे आई और यहां पे टकरा गई। कुछ अल्फा रेज में क्या हुआ, कुछ अल्फा रेज हमें यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से मिली, यानी स्ट्रेट जो पोर्शन था उससे थोड़ा एंगल ऊपर और नीचे वो डिफ्लेक्ट होके हमको मिली। क्लियर, एक तो स्ट्रेट में मिल रही थी और एक ऊपर और नीचे हुई, तो इसका मतलब क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में आ रही थी अल्फा रेज, लेकिन वो क्या हो गई आपकी, डिफ्लेक्ट हो गई, यहां और यहां चले गई। ठीक है, थर्ड उन्होंने बेटा यहाँ पे क्या देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा दैट वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज an angle greater than 90 degree. ठीक है, और बहुत कम अल्फा रेज जो थी, बहुत कम अल्फा रेज, उनको उन्होंने क्या देखा कि वो क्या आ रही है, एंगल पे वापस आ रही, वो यहां पे टकराई। ठीक है, यहां पे टकराई, यहां पे टकराई, लेकिन बहुत कम, मतलब जो सेकंड में हमने देखी थी उससे भी बहुत कम। तो ये उनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्लिट में जो गैप है उसी के गैप के सामने वाली जिंक सल्फाइड स्क्रीन के एरिया पे टकरा रही है।
यानी वो स्ट्रेट आ रही है विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है, वो स्ट्रेट आ रही है। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा मुड़ जा रही है, जो स्ट्रेट पाथ में उन्होंने आना चाहिए था वो स्ट्रेट पाथ में नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा मुड़ जा रही है और यहाँ पे टकरा रही है। और उसके बाद थर्ड उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही कम क्या आ रही है, वापस आ रही है, जो यहाँ पे टकरा रही है। क्लियर? अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, अपना रिजल्ट दिया। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया बेटा, रिजल्ट दिया। रिजल्ट क्या था उनका, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उनका कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो गोल्ड आपका किससे आई, रेडियम से आई, स्लिट से पास हुई, गोल्ड फॉइल से भी पास हुई और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा गई। इसका मतलब क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस प्रेजेंट इन द मेटल इज एम्प्टी, वो खाली है, वो खाली है ना। ठीक है, मान लो आप एक लाइन में चल रहे हो, ठीक है, आप इस एंड पे हो और आपको उस एंड पे एक लाइन पे जाना है और बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट स्ट्रेट चलते जाओगे और आप एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे। ठीक है, अगर बीच में कुछ आ जाएगा, अगर हम बीच में कोई हर्डल रख दें आपके, तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने आप अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, आप स्ट्रेट नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो आपका बैरियर आ गया है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपका स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी। इसका मतलब क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। क्लियर? ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या था, दैट मोस्ट of the space in an atom is empty. इसका रिजल्ट ये आया। उसके बाद जो दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, स्ट्रेट आने चाहिए थे लेकिन हल्के से डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, अब ये दूसरी बॉडी आ रही है, दूसरी बॉडी इसके पास आएगी और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके ऊपर आएगी, जैसे ही इसमें एक रेंज आएगी अट्रैक्शन और रिपल्शन की, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो रेंज आएगी, जैसे ही वहां पे ये पहुंचेगा, इन दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगा, रिपल्शन। रिपल्शन क्रिएट होने से अब ये तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, ये तो नहीं हिल सकती, लेकिन ये क्या करेगी, इसको कहाँ भेज देगी, दूर भेज देगी। अब वहीं पे अगर ये मेरा नेगेटिवली चार्ज होता तो ये जैसे इसके पास जाता इस पे चिपक जाता, क्योंकि ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव है तो रिपेल होगा। तो यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुए, यानी बेंट हुए, अंदर की तरफ नहीं गए, बेंट हुए। ठीक है, बाहर की तरफ बेंट हुए, इसका मतलब उनको क्या किया गया, रिपेल किया गया, उनको रिपेल किया गया। इसका मतलब एटम में क्या प्रेजेंट है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हुई वो बहुत कम डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब जो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो छोटी है। ठीक है, वो छोटे एरिया में है, क्योंकि अगर बड़े एरिया में वो प्रेजेंट होती तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अपनी जो मेन लाइन है उससे डिफ्लेक्ट होते बाहर की तरफ, रिपेल होके। ठीक है, लेकिन कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, यानी जो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी काफी स्मॉल साइज की। ठीक है, तो सेकंड से हमें क्या पता चला, सेकंड से हमें पता चला देयर इज अ स्मॉल positively charged body, positively charged body in the atom. दूसरे से ये पता चला। अब तीसरे में ये बोला कि बहुत कम आपकी वापस आई। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट होके वापस आई, यानी टकरा के वापस आई। ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बेटा वो हैवी पार्टिकल्स हैं। पहली बात तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, दूसरी बात वो हैवी पार्टिकल्स हैं। अब कोई हैवी पार्टिकल अगर टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब जिस पार्टिकल से वो टकराया है वो भी एक हैवी पार्टिकल है। अगर वो हैवी पार्टिकल नहीं होता तो क्या होता, हैवी पार्टिकल टकराता, उसको साइड फेंकता और आगे निकल जाता।
ठीक है, लेकिन टकरा के वापस आया है, इसका मतलब क्या है, जिस पार्टिकल से वो टकरा के वापस आया है वो भी एक हैवी पार्टिकल है, लेकिन क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब अगर मैं ये कहूँ 20-25,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया, जब हमने 20-25,000 अल्फा पार्टिकल सेंड किए तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया, तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया, इसका मतलब वो जो चार्ज बॉडी, वो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है और पॉजिटिव हैवी भी है। ठीक है, सो तीसरे से क्या पता चला, तीसरे से ये पता चला कि आपका जो एटम है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, अ वेरी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है अ वेरी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, एंड दिस वेरी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियस, और इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो काफी जो स्पेस था, ठीक है, वो क्या था आपका, फ्री था, इसलिए क्या हो गई, अल्फा पार्टिकल्स आपके जिस लाइन से आ रहे थे उसी लाइन से आगे गए और सेम पॉइंट पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा गए। ठीक है, अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए जो न्यूक्लियस के पास से होते हुए गए, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने की वजह से वो थोड़ा सा अपनी लाइन से मूव हो गए। ठीक है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापस आए, क्योंकि न्यूक्लियस एक हैवी चार्ज बॉडी है जिससे वो न्यूक्लियस पे टकराए और वापस आए। ठीक है, सो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है, एटम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज द न्यूक्लियस एंड अनदर वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था आपका, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था कि आपका जो एटम है, एटम में क्या प्रेजेंट है, एटम में आपकी दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो आपका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, जो डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख दी, और दूसरा है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इन इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन से, इनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पता है ना, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे जनरेट होगा, वो फोर्स किसको अपोज करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। देखो बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं आराम से। ठीक है, और उसी बेसिस पे उसने इलेक्ट्रॉन को किसके साथ कंपेयर कर दिया, प्लैनेट्स के साथ कंपेयर कर दिया, और उसका नाम दे दिया प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इतना क्लियर बेटा। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, फिर ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये जो है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, सेकंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ये रिजल्ट्स हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे फिर किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की, और रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहता है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। सो आई होप आपको ये मॉडल ऑफ एटम समझ में आया हो। इसको पढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए, ये पूरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का आपका नोट्स बन जाएगा।
इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, और अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।